देखो इसमें आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। कोई भी दो प्लेन है उनके बीच का एंगल हम पहले डिफाइन करेंगे क्या होगा, जिस प्रकार हमने पैरेलल फ्लो भी किया था पहले। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स? एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। इसी प्रकार एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज सेम एंगल बिटवीन the two planes is same as the angle between their normal vectors. प्लेन्स के बीच का एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच है। What do you mean by the angle between the two planes? Angle between the two planes is same as the angle between their normal. ये दीवार हमारे पास, ये दीवार है, दोनों दीवार एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है और ये जो प्लेन आपके पास इसका नॉर्मल वेक्टर ये मिलेगा, तो इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कैसा है? यानी कि जितना एंगल दोनों प्लेन्स के बीच में है उतना ही एंगल उन दोनों के नॉर्मल फॉर्मूला आपके पास है। लेट द टू प्लेन्स बी r डॉट n1 इक्वल टू q1, r डॉट n2 इक्वल टू q2, r डॉट n1 इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू n1 और n2 जो है, n1 और n2 फर्स्ट और सेकंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। देयरफॉर theta, according to definition, theta is also the angle between vector n1 and n2. डेफिनेशन क्या कर रही है कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उतना ही एंगल उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में। तो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हमारे पास से आ गया, थीटा ही आ गया। प्लेन्स के बीच के एंगल को वेक्टर्स के बीच के एंगल में रिड्यूस कर दिया और वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। इसलिए तो हमने देखा वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। फॉर्मूला हमारे पास है कोस थीटा a डॉट बी अपॉन नोड a इंटू नोड बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? देयरफॉर कोस थीटा जो है वो आ जाएगा n1 डॉट n2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप दो प्लेन्स के बीच का एंगल, यानी कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर निकालना है तो हमें ज़रूरत है केवल और केवल उनके नॉर्मल वेक्टर्स की। अगर उनके नॉर्मल वेक्टर दिए गए हैं तो वहाँ से हम प्लेन्स के बीच का एंगल, इफ द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if the two planes are perpendicular to each other, दो प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल थीटा 90 होगा। इस फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट करेंगे क्या है? cos 90 0 इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये 0 कब आएगा? जब n1 डॉट n2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई फॉर द टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दो प्लेन्स को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रू करना है तो हम उनके नॉर्मल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है
नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को क्या दिखाएंगे, जीरो। इफ द टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दो प्लेन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों दीवार एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर वो दोनों भी क्या होंगे। जब आपको इक्वेशन निकालनी पड़े, इक्वेशन, एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन के पैरेलल दूसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर विल बी कंसिडर्ड सेम, क्योंकि जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो वेक्टर इस दीवार के परपेंडिकुलर है, वही वेक्टर इस दीवार के भी क्या होगा। इक्वेशन निकालते समय जो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनकी इक्वेशन में केवल और केवल जो डिफरेंस आएगा वो किसका, इफ द टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 आर आल्सो पैरेलल टू n1 और n2 जो वेक्टर हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल। जब n1 और n2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दो वेक्टर्स को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, दो वेक्टर्स को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, i, j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल कर लेंगे आराम से चेक, या फिर n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो जीरो वेक्टर लेंगे, या तो n1 और n2 वेक्टर में i, j और k के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो, वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों प्लेन के आगे दूसरे के पैरेलल, या दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल। इक्वेशन निकालते समय आपके पास कोई भी प्लेन दिया हुआ है, ax + by + cz + d1 = 0 और d = 0, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, equation of any plane parallel to one will be of the जो प्लेन इसके पैरेलल होगा उसकी जो इक्वेशन है वो किस टाइप में मिलेगी, ax + by + cz और प्लस का d1 = 0। ओनली जो डिफरेंस हमारे पास होगा, जो डिफरेंस होगा वो किस में मिलेगा आपको, क्योंकि x, y और z वाली जो टर्म है वो तो इकट्ठा होकर r.n बनाएगी। x, y और z वाली जो टर्म हमारे पास है वो तो इकट्ठा होकर क्या बनाएगी, r.n। ax + by + cz को मैं क्या लिख सकता हूँ, r.ai + bj + क्योंकि प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, सेम। दो तरफ बातें कर रहा हूँ मैं, एक तो क्या कह रहा हूँ कि प्लेन्स को पैरेलल प्रूव करना है, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स में i, j और k के कोफिशिएंट कैसे होंगे, और दूसरी तरफ दिए हुए प्लेन के पैरेलल एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो गिवन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वही रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। केवल और केवल हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और चाहिए, उस एक्स्ट्रा कंडीशन की हेल्प से जो कांस्टेंट दिया हुआ है उस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और वहाँ से हमारे पास प्लेन की निकाल लेंगे। एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स क्लियर है, कैसे निकालेंगे, केवल जरूरत किसकी, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स। प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, प्लेन पैरेलल है तो n1 और n2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कैसे मिलेंगे, प्रोपोर्शनल, या n1 और n2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होगा। इसके बाद इसमें आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फिगर अलग अलग टाइप की है, दो लाइनों के बीच का एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। अब बात आ रही है, एक लाइन है और एक प्लेन है, एक लाइन और एक प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन line and normal vector of plane. लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिटवीन लाइन एंड, सॉरी, दो एंगल्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम कैसा हो? तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उस दोनों के बीच के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन, लाइन का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ। अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन सा एंगल होगा, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, सपोज केस आपके पास गिवन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये लाइन है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये हो गया, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल। इधर हमारे पास डायरेक्शन किसकी है? नॉर्मल वेक्टर। ये डायरेक्शन किसकी? बी। ये डायरेक्शन किसकी? एन की। तो बी और एन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। क्लियर होगी? लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये बड़ा है, दिस, और निकालेंगे कैसे? लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, दिस सरफेस प्लेन, ये हमारे पास लाइन है, दोनों के बीच का एंगल, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जो मुझे निकालना है, दिस एंगल, ठीक है। और निकालेंगे किसकी हेल्प से? इस, ये एंगल अगर थीटा है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर बी, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि टोटल एंगल कितना है? वही हम लेके चलेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन एंड प्लेन बी, लाइन एंड प्लेन बी आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी एंड प्लेन हमारे पास है आर डॉट एन इक्वल टू। Let theta be the angle between line and plane. Theta be the angle between line and plane. लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो मैंने थीटा ले लिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। 90 माइनस थीटा, अभी जो मैंने आपको बताया, इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर प्लेन, दैट इज 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एन। ये बी और एन जो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालें? बी और एन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 2 से 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या आ गया? बी डॉट है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू 2 से 90 माइनस थीटा क्या होता है? इट इज इक्वल टू, लास्ट में मॉडुलस लेंगे, बी डॉट एन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लाइन और प्लेन के बीच का कौन सा एंगल निकाल सकते हो? एक्यूट। लाइन और प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल हम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इसमें लेफ्ट साइड में साइन थीटा है, जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, साइन थीटा की हेल्प से आप थीटा निकालोगे, वो थीटा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होगा, वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच का एंगल नहीं। क्लियर? ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लेफ्ट साइड में अब तक cos थीटा v1 डॉट v2 अपॉन मोड ऑफ v1 इंटू मोड ऑफ v2 एंगल बिटवीन टू लाइंस। cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 इंटू मोड ऑफ n2 एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। लेफ्ट साइड में cos थीटा आ रहा था, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, sin थीटा। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों फिगर एक जैसे नहीं है। एक करा हमारे पास क्या है, प्लेन, एक प्लेन है और दूसरी लाइन। लेफ्ट साइड में इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, आपने पहले भी डिस्कस किया था, हमने बताया था आपको कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, v डॉट n है नहीं था, और लाइन प्लेन में कंटेंट है तो v डॉट n 0। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होने जरूरी है, v डॉट n 0 होना जरूरी है, और उसके बाद अगर लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइन इज कंटेंड इन द प्लेन। लाइन इज कंटेंड इन द प्लेन। इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, कौन सी लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं? प्लेन कोई लिमिटेड सरफेस नहीं है कि केवल ये ब्लैक बोर्ड है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अनलिमिटेड चारों डायरेक्शन में इंक्रीज कर दो, लाइन चारों डायरेक्शन में इंक्रीज कर दो। अगर हमारे पास लाइन ये है, ये भी पैरेलल है, ये है, ये भी पैरेलल है, ये है, ये भी पैरेलल है, किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, कितनी लाइन हो सकती है जो इस प्लेन के पैरेलल हो? इनफाइनाइटली। मतलब इसको इंटरसेक्ट ना करे, इनक्लाइंड ना हो, ये केस है। यहाँ जो लाइन होगी वो प्लेन के पैरेलल, लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, थीटा 0 रखो, इस साइन 0 इक्वल टू v डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड implies v डॉट n। लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे, जब लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा अलर्ट करने की जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट आम रूप से 0 कब आता है, जब परपेंडिकुलर हो, लेकिन यहाँ वर्ड क्या है, पैरेलल। कारण क्योंकि फिगर एक जैसे नहीं है। लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो v डॉट n क्या मिलेगा, ये लाइन है और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो वो लाइन नॉर्मल वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर, और वहाँ से v डॉट n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, विशेषता। ये डिफरेंस मैंने पहले भी बता दिया था कि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आपके पास क्या होगा, v डॉट n 0 होगा। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस, लाइन प्लेन के पैरेलल, लाइन प्लेन में कंटेंट, तो एक प्रॉपर्टी तो कॉमन है, v डॉट n 0 दोनों केसेस में। और डिफरेंस कैसे करें, लाइन का पासिंग पॉइंट v डॉट n 0 आने के बाद केवल पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। v डॉट n को 0 आना ही आना चाहिए, उसके बाद अगर लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइन इज कंटेंड इन द प्लेन। v डॉट n 0 आ रहा है, लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लाइन इज पैरेलल, लाइन इज परपेंडिकुलर। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, v और n के बीच का रिलेशन, नॉर्मल वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब v और n दोनों, v और n एक दूसरे के पैरेलल है, v और n पैरेलल होते हैं आपके पास, v क्रॉस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, v क्रॉस n की ध्यान रखना, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो v डॉट n 0, और लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो v क्रॉस। जहाँ भी कुछ आपको संभावना लगे कि कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रैक्टिकली सिचुएशंस को चेक करना। प्रैक्टिकल सामने वाला जो सरफेस है जिस बेंच पर बैठे उसको आप प्लेन काउंट करें, एक पेन आपके पास है, दूसरा पेन, दोनों लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक हमारे पास लाइन होगी, दूसरा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है।
और लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो इसके बेंच के पैरेलल आपने एक लाइन ले ली, नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पी और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट जी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। फोटो हमने परपेंडिकुलर निकाला, किसी भी पॉइंट से प्लेन के ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर का फुट निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, निकालना आता है, तो फुट से दिए गए पॉइंट के डिस्टेंस निकाल देंगे। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जहां आपको फुट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले अगर दिए गए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको एक प्लेन से निकालनी है, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। Perpendicular distance of the point P having position vector small a from the plane r dot n equal to Q। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं पॉइंट पी की, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कहाँ से निकाल रहे हैं, इस प्लेन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल p फ्रॉम द लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। क्या होता है फॉर्मूला, अगर इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में A अपीयर हो रहा है, इसलिए जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं लाइन की, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने चेंज कर दिया, A की बजाय क्या ले लिया, P ले लिया। क्या होगी डिस्टेंस, हाँ जी फॉर्मूला भी बताया था, बगैर फुट निकाले, बगैर फुट निकाले फॉर्मूला भी बताया था कि जहाँ फुट निकालने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम मुझे देने, तुम्हें थोड़ी देने, ओरिजिन वगैरह कुछ भी नहीं है, ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, पॉइंट भी कुछ भी हो सकता है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p है, उसकी डिस्टेंस लाइन से निकालनी है। अरे धरातल पे आ जाओ, एग्जाम देने 6 महीने के बाद, कहाँ हवा में उड़ रहे हो, 4 दिन 5 दिन पहले फॉर्मूला बताया होगा, अब याद नहीं है, इसका मतलब कितने सीरियस हैं आप अपनी पढ़ाई के प्रति। P माइनस ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, व्हाट इज P, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे डिस्टेंस निकालनी है, ए लाइन का पासिंग पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर बी लाइन का पैरेलल वेक्टर, b माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। b माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ इसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अगर फुट निकालना है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दो पैरेलल हैं, इसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, उनकी इक्वेशन पैरेलल वेक्टर से मिलेगा। लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल, इसका मतलब क्या कर रहे हैं घर जाके, कुछ नहीं कर रहे, अरे याद भी तो रखना है, एक दिन आज पढ़ाया उस दिन निकाल लिया, बाकी भूल जाए उसको, उस पर कैसे कर पड़ेगी। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर सेम है, दो लाइंस के बीच की पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था A2 माइनस A1।
इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर p के साथ इसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रू लाइंस a2 माइनस a1, उसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ और उसके मॉडुलस को b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब यहाँ पर हम पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन से निकाल रहे हैं। फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है। वर्किंग रूल वही होगा जो हमने फुट निकालते इसमें यूज किया है। पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर 4 में दिया हुआ है। इस पॉइंट से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। n जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। जो हमने फुट निकालते समय मैकेनिज्म यूज किया था, सेम वही मैकेनिज्म यूज करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड N, क्योंकि P से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, इसलिए Pn जो है वो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और Pn के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब P और N से पास होने वाली जो लाइन है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, equation of line passing through the point P, again position vector small a, and parallel to the normal vector of plane. R equal to a plus lambda है। ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। और इसी लाइन का मुझे एक पॉइंट निकालना है, इसी लाइन का पॉइंट निकालना है, क्योंकि n जो पॉइंट है उसी लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। देयर विल बी a lambda for which this r becomes position vector of n। देयर विल बी a lambda, देयर विल बी a lambda for which this arbitrary point का पोजीशन वेक्टर है जो becomes, it will becomes पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट n will be a प्लस लैम्डा है। ये हमारे पास पॉइंट n का पोजीशन वेक्टर है। अगर ये पॉइंट n का पोजीशन वेक्टर है तो पॉइंट n कहाँ प्रेजेंट है? प्लेन के ऊपर। प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? ये मेथड मैंने पर्टिकुलर केस में फुट निकाल के यूज किया है। h n लाइज ऑन प्लेन, पॉइंट n जो प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, इस पॉइंट n का पोजीशन वेक्टर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। r की जगह पुट करूंगा a प्लस लैम्डा n, इसका डॉट प्रोडक्ट n के साथ इक्वल टू q, a डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n डॉट n नोड n स्क्वायर इक्वल टू q। लैम्डा निकालना चाह रहे हैं, q माइनस a डॉट n अपॉन नोड ऑफ n स्क्वायर, इट इज q माइनस a डॉट n अपॉन में मोड n स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? लैम्डा। कौन सी वैल्यू है लैम्डा की? जिसके लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा? देयरफॉर अब यहाँ से पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट n का, इट विल बी a प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई q माइनस a डॉट n अपॉन में मोड n स्क्वायर, लैम्डा हुआ इनटू में वेक्टर है। n का पोजीशन वेक्टर आ गया, लैम्डा की वैल्यू को निकालना। मुझे निकालनी है pn डिस्टेंस। pn डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? pn वेक्टर निकालूंगा और pn वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। pn पोजीशन वेक्टर ऑफ n a प्लस q माइनस a डॉट n अपॉन मोड n स्क्वायर इनटू में वेक्टर है। ये तो n का पोजीशन वेक्टर, इसमें से p का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। p का पोजीशन वेक्टर ये a से n से, ये pn वेक्टर आ गया। इस pn वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, pn वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा pn वेक्टर का मैग्नीट्यूड? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो इसका, q माइनस a डॉट n अपॉन मोड n
स्क्वायर और n2 में वेक्टर है। ये बचा है केवल बस, ये सारा का सारा स्केलर है, इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई है। वेक्टर के स्केलर मल्टीपल का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? वेक्टर के स्केलर मल्टीपल का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? स्केलर का मॉडुलस इनटू में वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ से मॉडुलस क्या है? क्यू, इस सारे का मॉडुलस लेना है तो आपके पास आ जाएगा क्यू माइनस ए डॉट एन, इसका मॉडुलस नीचे वाला क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मॉड एन स्क्वायर अलग कर दिया, इनटू में वेक्टर एन का मॉडुलस मॉड एन आ गया, मॉड एन की एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा लास्ट में? क्यू माइनस ए डॉट एन, क्या इसी को मैं ए डॉट एन माइनस क्यू इसका मॉडुलस अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन लिख सकता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है ए, उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं? प्लेन से। क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे? प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, इस प्लेन की इक्वेशन में आर को रिप्लेस कर दो, किससे? उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से जिससे डिस्टेंस निकालनी है। क्या बन जाएगा? ए डॉट एन, क्यू को लेफ्ट में उठा लो, ए डॉट एन माइनस क्यू सारे का मॉडुलस, और उसके अपॉन में क्या आ गया? नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस। अगर आपको यही प्लेन वेक्टर की बजाय कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा? इन कार्टेशियन फॉर्म जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और प्लेन की जो इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू, ये प्लेन दिया हुआ है। अब क्या करो? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे डिस्टेंस निकालनी है। ए वेक्टर क्या हुआ? x1i प्लस y1j प्लस z। नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ? ai प्लस bj प्लस c। कार्टेशियन फॉर्म में x, y और z के जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ए और एन आ गया। व्हाट इज क्यू? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर इसी के अंदर वैल्यू पुट करूँगा मैं। अब मुझे ज़रूरत है क्यू की। व्हाट इज क्यू? यहाँ से इस प्लेन की जो इक्वेशन है यहाँ से मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए। अगर इस प्लेन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? एक्स, वाई और जेड वाले क्रम को इकट्ठा होकर बना देंगे आर डॉट एन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। जो क्यू है ना वो राइट साइड में है, तो इस प्लस डी को मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी। यानी कि क्यू की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या होगी? माइनस डी। तो जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव किया था उस फॉर्मूले के अंदर ए एन क्यू सबकी वैल्यू पुट करो, हमारे पास केवल नॉर्मल फॉर्म बस, बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्यू कुछ भी आ सकता है। अगर बात नॉर्मल फॉर्म की हो रही है तो उस केस में राइट साइड में कांस्टेंट पॉजिटिव होना जरूरी है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ को। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो। ए हमारे पास ये है, एन ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? ax1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस में क्यू की वैल्यू माइनस डी, माइनस में माइनस डी प्लस डी, इसका मॉडुलस अपॉन में नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सारे का क्या है? ये हमारे पास रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे याद रखें? क्योंकि मेरी हमें अप्लाई करना है फॉर्मूले। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले राइट हैंड साइड को जीरो बना दो। मतलब जो फॉर्मूला हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म में ये आ रहा है
कहाँ से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड को जीरो बनाएं। राइट हैंड साइड जीरो बनते ही लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई और जेड थे उनको रिप्लेस कर दो, किससे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। उसका ले लो अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब मेन है अप्लाई करना आना चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद हो, उसके बाद अप्लाई करना, एप्लीकेशन आना चाहिए उसका। इस प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई और जेड को रिप्लेस कर दिया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जिससे डिस्टेंस निकालनी है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। सबसे पहले राइट हैंड साइड जीरो बनाओ, उसका मॉडुलस लो और उसको डिवाइड करो किससे? एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर, सम और स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अब फुट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब फुट निकालने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर प्लेन से निकालनी पड़े तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में अप्लाई करना आसान है, हालांकि दोनों इक्वलेंट हैं। ये बड़ा फॉर्मूला यहीं से आ रहा है। इस क्यू को लेफ्ट में लेके आओ वेक्टर फॉर्म में, आर को किससे रिप्लेस कर दो? ए से। व्हाट इज ए? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे डिस्टेंस निकालनी है और उसका मॉडुलस लो और उसको नॉर्मल वेक्टर के मॉडुलस से। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो उस केस में आप ये मेथड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर फुट, इमेज, लेंथ सब कुछ निकलवा रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या निकालें? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर? देखिए इसमें क्वेश्चन पहले तो एंगल वाली देखो, इसमें 7th एक्सरसाइज फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक निकाल लोगे अपने आप। फॉर्मूला क्या है? n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू निकल जाएगा। छोड़ दो सारे पार्ट। शो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या प्रूव करोगे? n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 निकाल लेंगे भी। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, p की वैल्यू निकालो। किसी एक के नॉर्मल वेक्टर में क्या मिलेगा? p मिलेगा। अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? निकालोगे ना? नेक्स्ट राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल और एक पॉइंट से पास हो रहा है। रिक्वायर्ड प्लेन passes through the point 1 4 minus 2. Required plane passes through point 1 4 minus 2 and parallel to the plane. Required जो प्लेन हो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द प्लेन। सेकंड पार्ट माइनस 2x प्लस वाई, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7। क्या बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले? दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, नॉर्मल वेक्टर से। या डायरेक्ट यूज करना चाहो, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू वन विल बी ऑफ द फॉर्म इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू वन विल बी ऑफ द फॉर्म। कोई भी प्लेन जो फर्स्ट प्लेन पे पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिलेगी? माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस के इक्वल टू के। लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो, प्लस का ले लो, माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना।
प्लस और माइनस लेंगे तो के की वैल्यू पहले 10 आनी है, दूसरी तरफ माइनस 10 आ जाएगी। लेफ्ट में ले रहे हैं तो के की वैल्यू माइनस 10 आ रही है, राइट में लेंगे के इक्वल टू प्लस 10। लेकिन प्लेन से ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब बात आ गई केवल के की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड प्लेन वो कहाँ से पास हो रहा है, 1/4 रिक्वायर्ड प्लेन passes through, रिक्वायर्ड जो प्लेन हो कहाँ से पास हो रहा है, 1/4 माइनस 2 इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब ये पॉइंट क्या करेगा इसको, x की जगह 1 माइनस 2, y की जगह 4 प्लस 4, z की जगह माइनस 2 प्लस 6 प्लस a कर दो। a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, वापिस रख देना k की वैल्यू माइनस 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस a इक्वल टू, हमारे पास रिक्वायर्ड निकालेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी, इसी क्वेश्चन को निकालने के लिए सेकंड पॉसिबिलिटी, एज रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन 1, therefore normal vector of required plane equal to normal vector of given plane, normal vector of given plane, and it is equal to कितना, माइनस 2y प्लस j माइनस 2y प्लस j माइनस नॉर्मल वेक्टर आ गया। मैंने बताया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म r डॉट n इक्वल टू a डॉट, पासिंग पॉइंट चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, फॉर्मूला r डॉट n इक्वल टू a डॉट। पासिंग पॉइंट आल्सो प्लेन पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, 1/4 माइनस 2। देयरफॉर जो वेक्टर ए हमारे पास है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर i प्लस 4j माइनस 2k, और ये नॉर्मल वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n, n हमारे पास है माइनस का 2y प्लस j माइनस 3k इक्वल टू a डॉट n, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 1 को माइनस 2 से माइनस 2, 1 को 4 से प्लस 4, माइनस 3 को माइनस 2 से प्लस से वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, r की जगह क्या पुट करूंगा, xi प्लस yj प्लस 4 कार्टेशियन फॉर्म, और ये डायरेक्ट लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म, 4 कार्टेशियन फॉर्म पुट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। ये पुट करके आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा माइनस का 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 8 है, राइट साइड लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, माइनस 8। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों। तो जब दिए हुए प्लेन के पैरेलल अगर किसी प्लेन की इक्वेशन निकलवाए तो उस केस में नॉर्मल वेक्टर तो दोनों का क्या होगा, सेम। अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको दे के चलेगा, एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें और दे के चलेगा। उस एक्स्ट्रा कंडीशन की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बच गया उसकी वैल्यू। फिफ्थ भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फॉर्मूला, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल साइन थीटा बी डॉट एन अपॉन में मोड ऑफ बी मोड ऑफ एन निकाल लेंगे आराम से। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सेम है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन 7 भी सेम है। उसके बाद कह रहा है इफ द प्लेन दिस मेक एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स लैम्डा with x axis then find the value of lambda। क्वेश्चन नंबर 8। if the plane 2x minus 3y minus 6z 2x minus 3y minus 6z equal to 30 makes an angle
साइन इनवर्स लैम्डा विद एक्स एक्सिस, देन फाइंड लैम्डा। मैंने जो पढ़ा है वो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना सीखा है। लाइन और प्लेन के बीच में क्या एक्स एक्सिस अपने आप में एक लाइन बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो उसका पासिंग पॉइंट होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तीनों एक्सिस की इक्वेशन निकाल रहे हो, तीनों का पासिंग पॉइंट ओरिजिन है। तीनों लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है? आई के। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा आई के। नहीं, पासिंग पॉइंट एक्स एक्सिस का पासिंग पॉइंट ओरिजिन, एक्स एक्सिस का पैरेलल वेक्टर आई के। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस r इक्वल टू लैम्डा और इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस r इक्वल टू लैम्डा। वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन कहें ना, एक्स वाई प्लेन ये इक्वेशन है, एक्स वाई प्लेन, तो उसकी इक्वेशन होगी जेड इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन एक्स इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन वाई इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो कि अपने आप में लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन पासिंग पॉइंट तीनों का 0 वेक्टर है। एक्स एक्सिस का पैरेलल वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का पैरेलल वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का पैरेलल वेक्टर के कैप। हमें थीटा थीटा कितना दिया हुआ है? साइन इनवर्स लैम्डा। तो साइन थीटा क्या आ गया? ठीक है, जो भी आपके पास साइन थीटा आएगा वही क्या होगा? थीटा। देयरफॉर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स लैम्डा, साइन इनवर्स लैम्डा इक्वल टू बी डॉट ए। बी क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर आई के, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 2y माइनस 3j माइनस 6। अब फॉर्मूला साइन थीटा, थीटा की मान क्या होगा? साइन इनवर्स लैम्डा। बी डॉट एन, बी और एन का डॉट प्रोडक्ट 2, जे का कोएफिशिएंट माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 है ना, अपॉन में मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ बी 1 है, एन का मॉडुलस कितना आ रहा है? 7। साइन से साइन उस क्या हो गया? एन से। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ गई? वाई। इसी प्रकार अगर ये कहता कि हमारे पास वाई एक्सिस के साथ एंगल साइन इनवर्स लैम्डा है, वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है? साइन इनवर्स लैम्डा। और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालो। उस केस में लैम्डा क्या आता था? माइनस 3/7। और जेड एक्सिस के साथ एंगल अगर साइन इनवर्स लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है? -6/। ठीक है, बाकी लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 7th एक्सरसाइज को, उसके बाद 6 पर आएंगे।